सभी का स्वागत है सिंपल बी एंड बीपीएससी में सीटीपी से संबंधित प्रश्नोत्तर को करने वाले हैं जो कि आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए थे सीटेट के 2021 में। उसी से संबंधित प्रश्नोत्तर को आज हम लेकर हाजिर हैं और आज हम करने वाले हैं सीटीपी से संबंधित प्रश्नोत्तर जो कि पिछले वीडियो में हमने 15 तक कर ली थी और आज करेंगे 16 से लेकर 30 तक। 1 से लेकर 30 तक जो है आपका सीटीपी के क्वेश्चन आंसर आपको क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलते हैं और 16 से लेकर 30 तक कर लेंगे तो आपका जो 22 दिसंबर का जो पेपर है सीडीपी का उसका पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और सीटेट जुलाई 2025 को यदि आप क्रैक करना चाहते हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। हमारा प्रश्न है, भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया है? तो देखिए आपके ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो देखिए जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए जो है जो कानून पारित किया गया है वो है आपका निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, यानी कि आपका हो जाएगा जो जिसमें जो है समान अवसर अधिकार उनका संरक्षण किया जाएगा और पूर्ण भागीदारी का जो है पूर्ण भागीदारी जो उनकी रहेगी। ठीक है, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। तो ठीक, तो निःशक्त व्यक्ति अधिनियम जो है पारित हुआ है। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है? तो देखिए कौन सा कथन जो है, यानी कि आपको सबसे पहले जो है इसमें आपको ऑप्शन पढ़ लेना होगा तब जाके आप इस क्वेश्चन को जो आंसर जो है सटीक दे पाएंगे। देखते हैं, शिक्षा केवल मानक और एक तरह की भाषा के प्रयोग को ही बढ़ावा देता है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये जो है मानक होता है और एक तरह की भाषा को ही बढ़ावा ये नहीं देता है, बल्कि ये जो है शिक्षा जो है बहुभाषावाद को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर आपका 1 जो है इसमें गलत हो जाएगा। और देखते हैं, शिक्षक कुछ जाति समूह के बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह रखती है। शिक्षक जो है वो जो है दिशा दिखाने वाला जो एक गुरु होता है वो कभी जो है किसी के प्रति जो है ऐसा पूर्वाग्रह रखता है यदि तो गलत व्यक्ति होता है। तो शिक्षक जो होता है वो गुरु होते हैं, वो पूजनीय होता है और जो शिक्षक होता है वो कभी भी किसी जातीय समूह के प्रति जो है पूर्वाग्रह नहीं रख सकता। तो ये आपका गलत हो जाएगा। शिक्षक की विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों को कोई अपेक्षा नहीं होती है। ऐसा कुछ नहीं है, शिक्षक जो है सबसे अपेक्षाएं रखते हैं। वे जो है शिक्षक जो है एक रास्ते की तरह होते हैं और उसी रास्ते पर चलकर जो है बहुत सारे मंजिल जो है बच्चे प्राप्त करते हैं। तो शिक्षा जो है मार्गदर्शक होते हैं, वे जो है आपको मार्गदर्शन देते हैं आगे बढ़ने के लिए। और एक शिक्षक के रूप में जैसे कि मैं आप सभी को मार्गदर्शन देने की कार्य कर रही हूँ, मैं अपना जो है एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, शिक्षक की विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चे से कोई अपेक्षा नहीं होती। यदि आप दिव्यांग है या पिछड़े वर्ग से आते हैं या आप जो है किसी भी सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं, आपका समाज पिछड़ा हुआ है, इससे किस शिक्षक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन पूरी तरह से गलत हो जाएगा। शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र को प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर 4 ही आपका सही हो जाएगा। शिक्षक जो है सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता या करती है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है? तो देखिए जो प्रतिभाशाली छात्र जो होते हैं उनमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं आपको ये बताना है प्रश्न में। तो देखिए ऑप्शन से आपके शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो शीघ्र ही सीख लेते हैं, उनमें ये गुण पाए जाते हैं। बच्चे जो है तुरंत सीख लेते हैं कि कोई भी आप टॉपिक पढ़ाइए, किसी भी चीज के बारे में आप उनको जानकारी दीजिए, वे जो है जिज्ञासु प्रकार के होते हैं, वो सीखने के लिए तत्पर होते हैं। तो वे जो है क्या करते हैं, तुरंत सीख लेते हैं और उसे याद भी उन्हें हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। सतर्क हैं और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा। क्योंकि वो जो है किसी भी कार्य के प्रति सतर्कता दिखाते हैं। तो वो शिक्षक कुछ भी पढ़ा रहा है, कुछ भी वो बात कह रही है या कह रहे हैं तो उस पर जो है वो ध्यान देते हैं, वो किसी भी चीज के प्रति सतर्क रहते हैं और तुरंत उत्तर भी देते हैं। और विभिन्न
खास करके प्रतिभाशाली बच्चों में यदि देखा जाए तो एक ही प्रश्न के कई सारे आंसर जो है दे सकते हैं। तो ये भी देखा जाता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तत्पर होकर बेहतर प्रदर्शन करते हैं, ये भी आपका सही होगा, क्योंकि जो बच्चे जो होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं, उनमें जो है बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें 1, 2, 3 सभी सही है, तो 3 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 1, 2, 3 ऑप्शन इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधिता से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, प्रभावशाली नहीं है पूछा गया है आपसे। तो आपके प्रश्न है, प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना व पढ़ाना। तो देखिए, जो बच्चे दृष्टिबाधिता हैं, जो आंखों से नहीं देख पा रहे हैं या कम देख रहे हैं, उन्हें देखने में परेशानी है, उनके लिए जो है कौन सा जो है आपका जो कार्य हो रहा है कक्षा में, उन्हें वो जो है उनके लिए सुइटेबल नहीं है, यानी कि उनके लिए जो है सही नहीं है। देखते हैं प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना व पढ़ाना। तो यदि शिक्षक जो है प्रत्यक्ष रूप से और स्पष्ट रूप से बोलते हैं, पढ़ाते हैं, तो सुनकर ही जो है जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, वो सीखने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो उनके लिए तो सबसे बढ़िया हुआ कि वे जो है क्या करते हैं, अच्छे से सुनकर, यदि स्पष्ट रूप से बोला जा रहा है, शिक्षक द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो इससे जो है उन्हें फायदा क्या होगा कि वो ध्यान से सुनेंगे और चीजों को जो है अच्छे से कैच करेंगे और सीख पाएंगे, लर्न कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। और देखते हैं 3 आयामी नक्शे और चार्ट, ये भी आपका सही होगा। ऐसी किताबें और बोर्ड जिनको स्पर्श या महसूस किया जा सकता है। तो देखिए, जो हमने सुना होगा, जो दृष्टिबाधिता से ग्रसित बच्चे होते हैं, वे जो है ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ते हैं, और लुई ब्रेल द्वारा जो है ब्रेल लिपि की आविष्कार की गई थी, और इन्होंने जो है ये खुद भी जो है दृष्टिबाधित थे, तो इसी कारण, और इन्होंने जो है इन्वेंशन इसका किया था, लुई ब्रेल ने। तो ब्रेल लिपि का जो है प्रयोग करके क्या होता है कि उसे टच करके जो है, स्पर्श करके जो है बच्चे सीख रहे होते हैं, जो बच्चे दृष्टिबाधित हैं। ठीक है, तो उनके लिए जो है ऐसा इंतजाम हो जाए क्लास में कि ऐसी किताबें उनके लिए इंतजाम हो जाए, बोर्ड उनके लिए इंतजाम कर दी जाए। ठीक है, तो जिसको स्पर्श करके तो या महसूस करके जो है वो लर्न कर सके, तो उनके लिए तो सबसे सुइटेबल होगा। तो ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर 4 है आपका, दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग। तो देखिए, दृश्यात्मक जो वीडियो दिखाने के लिए जो है, या कोई भी स्लाइड शो में आप पिक्चर्स दिखा रहे हैं, दृश्य दिखा रहे हैं, तो वो तो बच्चे नहीं देख पाएंगे, तो ये उनके लिए सुटेबल नहीं होगा। दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण जो है देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग जो किया जाएगा, वो आपका सही नहीं हो जाएगा, सही नहीं होगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग जो है सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षक को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध अवसर देने चाहिए। ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि सभी बच्चों को जो है अवसर मिलने चाहिए सीखने के लिए और अधिगम करने के लिए, अधिगम के लिए जो है लर्निंग के लिए अवसर उन्हें मिलना चाहिए। सभी, भले वो किसी भी वर्ग से आता हो, किसी भी समाज से, संस्कृति से आता हो, लेकिन उसे जो है, या दिव्यांग हो, कुछ भी हो, लेकिन उसे जो है अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। तो ये तो आपका ऑप्शन पॉजिटिव है। और देखिए, तर्क क्या है कि क्यों दिया जाना चाहिए अवसर, तो सभी बच्चे सीखने में सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। बिल्कुल सही बात है। कोई भी बच्चा में जो है, बच्चा ऐसा नहीं होता है कि वो सीख नहीं सकता है। यदि कोई दृष्टिबाधित है या श्रवण से संबंधित प्रॉब्लम से ग्रसित है, तो ऐसा नहीं है कि वो सीख नहीं सकता है, उसको बस सुविधाओं की आवश्यकता है। जो पिछड़े वर्ग से बच्चे आते हैं, वो सभी, उनमें जो है क्या होता है कि उनमें सीखने की सब में क्षमता होती है, लेकिन ये अलग बात है कि उन्हें जो है वो माहौल नहीं मिल पाती है, वो सुविधाएं नहीं मिल पाती है, जिसके कारण से बच्चे जो है पिछड़े के पिछड़े ही रह जाते हैं। ऐसा बहुत हम समाज में भी देखते हैं। तो एज ए शिक्षक आपका जो है दायित्व तो बनता है कि आप जो है इस पर काम करें, और उन्हें भी शिक्षित यदि आप कर सकते हैं, किसी तरह से आप हेल्प उनका कर सकते हैं, तो जरूर करें, आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरा। ठीक है, तो देखिए, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, ये भी सही है। तो अभिकथन भी सही है, यहाँ पे तर्क भी सही है, तो आपका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की, क्योंकि इसमें जो है क्यों, तो सभी बच्चे सीखने में क्षमता होती है इसलिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा।
एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य आधिकारिकता में विश्वास रखती है, परीक्षाओं में अपनी सफलता का कारण किसे बता सकती है? सफलता नहीं, असफलता के कारण। तो देखिए जो विद्यार्थी है एक, और वे जो है उनमें जो है क्या है कि नियंत्रण जो है उनका बाह्य आधिकारिकता में विश्वास रखते हैं, यानी कि बाहरी नियंत्रण से जो है वो उनका जो है दिमाग जो है वो बाहर के लोग नियंत्रण कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि परीक्षाओं की असफलता, यदि परीक्षा में असफलता होती है तो कारण जो है किसको बता सकती है? तो आपके ऑप्शन देख लेते हैं। योग्यता की कमी, तैयारी की कमी, त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण, दुर्भाग्य। तो देखिए जो ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो बाहरी नियंत्रण में होते हैं, वे जो है दुर्भाग्य जो है यानी कि असफलता के कारण को जो बताते हैं वो दुर्भाग्य बताते हैं, यानी भाग्य को वो दोष दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, दुर्भाग्य। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए? तो देखिए जो प्रगतिशील कक्षा है उसमें जो है एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि, तो ये आपका सही होगा। और देखिए जोखिम लेने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करने की तरीके, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और देखिए एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये तरीका जो है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको आपने एक समूह में रख दिया, जो कमजोर बच्चे हैं उनको एक समूह में रख दिया, इस तरह से वर्गीकृत किया जाता है, समूह बनाया जाता है, तो बच्चे जो है दूसरे बच्चे जो है कमजोर पक्ष जो है कमजोर ही रह जाता है, प्रतिभाशाली जो है और प्रतिभावान हो जाता है। तो ये तरीका सही नहीं है, बल्कि कमजोर और प्रतिभाशाली बच्चे सबको मिक्स करके जो है ग्रुप बनाया जा सकता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। आकलन की भिन्न भिन्न विधियां, तो प्रगतिशील कक्षा माफ कीजिएगा, ये सही होगा। प्रगतिशील कक्षा में प्रभावी वातावरण निर्माण करते समय जो है इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आकलन की भिन्न भिन्न विधियों का जो है प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये देखिए आपका करेक्ट जो हो जाएगा इसमें 1, 2 और 4 हो जाएगा, 3 जो है गलत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 में जो है दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है? तो देखिए जो सहगामी अधिगम युक्ति कौन सा है? शेपिंग ढालना, सीरिएशन क्रमबद्धता, सामाजिक पृथकीकरण, परस्पर प्रश्न करना। तो देखिए जो सहगामी अधिगम युक्ति जो है आप में ये होगा आपका शेपिंग नहीं होगा, क्रमबद्धता करना नहीं होगा, पृथकीकरण अलग करना ये तो गलत ही है। तो परस्पर प्रश्न करना जो है आपका सबसे पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पे। क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जो एक सहगामी अधिगम युक्ति जो होता है उसमें परस्पर प्रश्न पूछना, प्रश्न करना ये जो है शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए भिन्न धारिताओं वाले बर्तन दिए। फरहा ने अपने विद्यार्थियों को कूड़े को यांत्रिक कार्य बनाने की संभावनाओं पर मस्तिष्क उद्दीलन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? तो देखिए आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन दिया गया है, व्यवहारवाद, रचनावाद, प्रत्यक्ष अनुदेशन, क्रिया प्रसूत अनुकूलन। तो देखिए जो मोहन ने क्या किया कि विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए जो है उसने क्या किया कि भिन्न धारिताओं वाले बर्तन दिए। ठीक है, तो यानी कि प्रैक्टिकल रूप से जो है उसे सिखाने का प्रयास हो रहा है यहाँ पे, और बच्चों को सिखाने का प्रयास हो रहा है। फरहा ने अपने विद्यार्थियों को कूड़े को यांत्रिक कार्य बनाने की संभावनाओं पर मस्तिष्क उद्दीलन करने के लिए कहा। तो देखिए दोनों जो है शिक्षक शिक्षिका जो है वो क्या कर रहे हैं कि बच्चों को जो है रचनात्मकता सिखाने की ओर जो है अग्रसर है, यानी कि रचनात्मकता को सिखाना चाहते हैं। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? तो वे जो है रचनावाद का प्रयोग कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोधन के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो देखिए आपके कथन और कारण दिया गया है।
शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोधन के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और देखिए का, कारण जो है दिया गया है कि संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो देखिए शिक्षा ढांचे में जो है शैक्षणिक अवबोधन के अतिरिक्त छात्रों को सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर एकदम ध्यान देना चाहिए। सही बात है, क्योंकि सब बच्चे जो है क्या फील कर रहे हैं, उनकी क्या भावना है, उन पर जो है शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। ये शिक्षा ढांचे में जो है इस चीज के प्रति जो है ध्यान जो है उन पर होना चाहिए। ठीक है, तो क्यों होना चाहिए, तो कारण दिया गया है कि संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। ये भी आपका सही है। तो कथन और कारण जो है दोनों सही दिया गया है, और आर जो है सही व्याख्या करता है एक ही, यानी कि कारण जो है कथन का सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है। तो देखिए जो बच्चों द्वारा त्रुटियां जो की जाती है, तो ये इसको समझना जो है, इसे ये क्या कहलाता है, आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन है, केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करने में प्रासंगिक है। तो ये क्या बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करने के लिए ही प्रासंगिक है? नहीं, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। और देखिए शिक्षण प्रक्रिया में केवल शिक्षक की दक्षता का पता लगाने के लिए प्रासंगिक है? नहीं, केवल शिक्षक की दक्षता का पता लगाने के लिए भी जो है ये प्रासंगिक नहीं है। शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है। बिल्कुल सही है। शिक्षण या सीखने के संबंधित किसी भी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक नहीं है। गलत है ये, क्योंकि ये जो है प्रासंगिक है किसके लिए है, क्योंकि ये जो है शिक्षण के साथ साथ जो है सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए जो है प्रासंगिक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा इसमें। तो शैक्षणिक कार्य में जो है त्रुटियों को समझना बहुत आवश्यक होता है। इससे जो है इस प्रक्रिया से जो है सीखने की प्रक्रिया को जो है समझने के लिए आसानी होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है। तो समालोचनात्मक चिंतन में क्या क्या शामिल है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है अधिसंज्ञान, विश्लेषण, स्वविमर्श। तो देखिए जो समालोचनात्मक चिंतन है, इसमें जो अधिसंज्ञान भी शामिल है, विश्लेषण भी शामिल होती है, स्वविमर्श भी शामिल होती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 सभी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, अनीता जो कि चौथी कक्षा की अध्यापिका है, अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे विषय में निरस्ता महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए। तो देखिए जो अनीता जो है एक शिक्षिका है, और ये जो है अपने क्लास को जो है इंटरेस्टिंग नहीं बना पा रही हैं, जिसके कारण से जो है क्या हो रहा है कि बच्चे जो है इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं पढ़ने में, उन्हें जो है इंटरेस्ट नहीं आ रही है, निरस्ता जो है उनमें देखी जा रही है। तो उसे इस स्थिति में क्या करना चाहिए। तो देखिए इन विद्यार्थियों की अनदेखी करे और उस विषय वस्तु को पढ़ाना जारी रखें। बिल्कुल भी नहीं, ये तरीका आपका गलत हो जाएगा कि आप जो है जो बच्चे जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं उन पर ध्यान नहीं देंगे, और विषय वस्तु को जो पढ़ा रही हैं आप उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, तो ये आपका गलत प्रोसेस हो जाएगा। और देखिए इन विद्यार्थियों को दंडित करें और इसकी सूचना उसके उनके माता पिता को दे। बिल्कुल भी गलत बात है। आप जो है कभी भी बच्चों को दंड नहीं दे सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब आप सीटेट क्लियर कर लीजिएगा, बीपीएससी क्लियर कर लीजिएगा, जब आप शिक्षक बनिएगा तो उस टाइम आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि दंड नहीं देना है बच्चों को। और ये जो है साफ तौर पर आपसे जो है मना कर दिया गया है, बच्चों को जो है कभी दंड नहीं देना है। तो ये इससे जो है आपकी नौकरी पर भी खतरा आ सकती है। ठीक है, और देखिए और माता पिता से उनको इसकी सूचना दे। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि क्लास इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है तो इसके पीछे जो है जो कारण जो होगा वो शिक्षिका ही होंगी खुद, क्योंकि उनमें जो है कुछ कमी है, तभी जो है क्लास इंटरेस्टिंग नहीं हो पा रहा है। क्लास बच्चे जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं पढ़ने में, उन्हें जो है मजा नहीं आ रही है पढ़ने में। ठीक है, और देखिए पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीके को पुनः चिंतन करें। बिल्कुल सही, उनको जो है क्या करने की आवश्यकता है कि शिक्षिका को जो है जो विषय वस्तु पढ़ा रही है उसको जो है रोचक बनाने की आवश्यकता है, ताकि बच्चे जो है उस पर उनकी बातों पर ध्यान दे, ध्यान से सुने और उनको जो है फॉलो करे, और उनकी बातों को ध्यान से सुनते हुए जो है मजा लेते हुए जो है अपना पढ़ाई करे और लर्निंग करे। ठीक है,
तो उन्हें जो है चिंतन करने की, इस पर पढ़ाने की जो उनकी तरीका है, इन पर चिंतन करने की उनकी आवश्यकता है। तो इसमें शिक्षक की गलतियां हैं, बच्चों की कोई गलतियां नहीं है, ठीक है। मान ले कि यह विद्यार्थी सीखने के लिए सक्षम से परे हैं, बिल्कुल भी नहीं। हर बच्चे में जो है सीखने की क्षमता है, वे जो है सीख सकते हैं, लेकिन आपका तरीका जो है पढ़ाने का वो सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए? तो देखिए, जो अध्यापक को जो है अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए? तो आपके ऑप्शंस हैं, जो विद्यार्थी सबसे पहले कार्य खत्म कर लेंगे उन्हें 5 सितारे मिलेंगे। ऐसे करके क्या जो बच्चे जो है इंटरनली मोटिवेटेड हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो ये तो आपका गलत तरीका हो जाएगा। मैं देखती हूँ कि कौन प्रथम आता है, कौन सबसे अधिक स्मार्ट है। तो जरूरी नहीं है जो प्रथम आएगा वही जो है इंटेलिजेंट है, वही स्मार्ट है, ठीक है। ये भी आपका तरीका जो है वो बच्चों को जो है मोटिवेट नहीं कर सकता है। तो हो सकता है वो कंपटीशन के लिए जो है थोड़ा फास्ट काम कर ले, लेकिन ये तरीका जो है आपका उन्हें इंटरनली मोटिवेट नहीं कर सकता। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस पर काम करना कितना मजेदार है, चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि से क्या क्या सीखते हैं। ये आपका तरीका सही हो सकता है। और भी देख लेते हैं। वे विद्यार्थी जो जल्दी से इस काम को पूरा नहीं करते हैं उन्हें खेल के सत्र में खेलने नहीं जाने दूंगी। ये तो बिल्कुल भी गलत तरीका हो जाएगा आपका, कि आप जो है बच्चों को खेलने से रोक रहे हैं उस कार्य के लिए, ठीक है। इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट होगा, कि इस पर काम करना कितना मजेदार है, चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि से क्या क्या सीखते हैं, ठीक है। तो इससे जो है बच्चे क्या होते हैं कि आंतरिक रूप से मोटिवेट होंगे, प्रेरित होंगे, और ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत करने से पहले जो है आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए, एक्सप्लेनेशन को जरूर ध्यान से सुने। यदि आप सीटेट 2025 को जो है जुलाई में क्रैक करना चाहते हैं, ठीक है। और कुछ ही दिन बचे हैं आपकी परीक्षा के लिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है पढ़ाई पर अब ध्यान दें। जो भी आप एक्स्ट्रा काम करते हैं उन पर थोड़ा कम समय दें और पढ़ाई के लिए जो है अधिक समय देने का प्रयास करें। तो देख, और जितने भी वीडियोज अपलोड हुए हैं अभी तक, यदि आप पेपर 2 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 2 से संबंधित वीडियो भी चैनल में अपलोडेड है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लेंगे। पेपर 1 के लिए अलग प्लेलिस्ट है, पेपर 2 के लिए अलग प्लेलिस्ट बनाए गए हैं। तो देखते हैं, आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 30 है, सीखने की गति डैश है, पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर है। तो क्या जो सीखने की गति है पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर होती है? नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। पूरी तरह पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर नहीं, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर सही हो जाएगा। व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र तो नहीं है। तो जो सीखने की गति जो है वो किस पर निर्भर होता है? व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों पर जो है ये निर्भर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें सही हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।